साथियों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मेरे मित्रों, आज हम लोग जो है साइकोलॉजी शुरू कर रहे हैं और ये जो साइकोलॉजी है ये मेरे नोट्स हैं और इन नोट्स से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ये नोट्स भेजे भी हैं और उन्होंने पढ़ करके बहुत अच्छे मार्क्स भी प्राप्त करे हैं। पूरे में से पूरे मार्क्स इसी में से आते हैं। हर प्रकार के नोट्स मैंने बनाए हैं। तो साथियों, रीट प्री और रीट मेन दोनों में ये नोट्स आपको काम देंगे। तो आप लोग नोट्स बनाने चाहते हो तो नोट्स बनाइए, बहुत प्यारे नोट्स हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। आज साइकोलॉजी जो है, नोट्स को बार बार पढ़ने से ही चीज़ें समझ में आती है और मैं आपसे यही कहूँगा कि इनको पढ़िए, वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए साथियों, और ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। और अच्छे लगे साथियों तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। चलिए मित्रों, देखते हैं। बहुत प्यारे नोट्स हैं, शायद आपको अच्छे लगेंगे, मैं जहाँ तक मानता हूँ, और अच्छे लगने भी चाहिए। देखो, मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है। बहुत शॉर्ट्स में बहुत अच्छे नोट्स लिखे हुए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है शिक्षा और एक है मनोविज्ञान। साथियों, शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो एडुकेटम से हुई है। जो एडुकेटम जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और जो एडुकेटम जो है उसके ई और डूको, यानी कि ई का मतलब यहां पर ले लिया हमने अंदर, और जो DUCO जो ड्यूको है उसका मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, तो एडुकेटम जो शब्द है उसमें ई का मतलब है अंदर और ड्यू को माने कि DUCO का मतलब है बाहर निकालना। ठीक है, तो अगर बात करें शिक्षा ही शब्द की बात की जाए तो जो शिक्षा शब्द का मतलब होता है बालक की जो भी अंतर्निहित शक्तियां होती है, जो बालक सीखता है, अंतर ज्ञान जो होता है उसे बाहर लेकर के जो आने का जो कार्य करती है वही शिक्षा है। तो साथियों, बालक की अंतर्निहित क्षमताओं का प्रदर्शन की जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहा जाता है? शिक्षा कहा जाता है। उसी तरह से साथियों, जो मनोविज्ञान है उसे हम लोग अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। यह एक दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, एक का नाम है साइकी और दूसरे का नाम है लोगस। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, साइकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर के बना है? तो साइकी देख लेना, यहाँ पर CHE आता है और लोगस में LOGOS आता है। तो ये आपको ध्यान देने हैं, दो शब्दों से मिलकर के बना है। साइकी का मतलब होता है सोल यानी कि आत्मा, और लोगस का मतलब स्टडी यानी कि अध्ययन होता है, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना या आत्मा की विवेचना करना, यही साइकोलॉजी वर्ड का जो अर्थ है वो बताया गया है। तो आप साथियों थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, ये बहुत अच्छी बात है। तो जो शिक्षा शब्द है वो बाहर निकालना, ई और ड्यूको शब्द से मिलकर के बना है, और मनोविज्ञान जो शब्द है वो जो साइकोलॉजी शब्द है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी प्लस लोगस, यानी कि साइकी प्लस लोगस का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन करना। तो साथियों, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो शिक्षा शब्द का जो अर्थ होता है, यहां पर जो शिक्षा शब्द का अर्थ बताया गया है वो क्या बताया गया है मेरे मित्रों? बालक की अंतर्निहित क्षमताओं का प्रदर्शन करवाने की प्रक्रिया। बालक में जो भी अंतर्निहित क्षमताएं होती है उनको बाहर प्रदर्शित करवाने की जो प्रक्रिया होती है वही शिक्षा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहां पर शिक्षा के महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब शिक्षा के महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इनमें से एक परिभाषा आती है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। कैसे याद रखना है इन परिभाषाओं को मैं आपको समझाता हूं। चलिए, जो फ्रेंडसन है साथियों, वो क्या बताते हैं कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से है। यानी कि फ्रेंडसन ने जो शिक्षा की परिभाषा दी है वो क्या परिभाषा दी है कि आधुनिक शिक्षा का जो संबंध है वो व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से है। साथियों, फ्रेंडसन का मतलब यहाँ थोड़ा रिलेटेड कर लेना। फ्रेंडसन मतलब जो फ्रेंड होता है वो एक दूसरे की क्या करता है,
हमेशा कल्याण की कामना करता है। इस तरह से आप लोग थोड़ा सा रिलेशन जोड़ करके तैयारी कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो। जो फ्रेंडसन की परिभाषा क्या है कि साथियों दो फ्रेंड होते हैं, वो एक दूसरे के कल्याण की कामना करते हैं। तो इसलिए फ्रेंडसन ने क्या परिभाषा दी, आधुनिक शिक्षा का जो संबंध है वो व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से ही है। यानी कि यहाँ पर फ्रेंडसन जो परिभाषित करते हैं वो यही परिभाषित करते हैं। दूसरे नंबर पर है डमविल। डमविल शिक्षा की परिभाषा क्या देते हैं, अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सब प्रभाव सम्मिलित रहते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। साथियों इन्होंने कहा है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी प्रभाव पड़ते हैं वो सारी की सारी बातें शिक्षा में होती है। ऐसा किसने कहा, डमविल के द्वारा ऐसा कहा गया है। एक बार फिर पढ़ते हैं डमविल की परिभाषा को, अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सब प्रभाव सम्मिलित होते हैं। इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा का बहुत व्यापक अर्थ है और इसने कहा है कि वो सारे के सारे प्रभाव सम्मिलित होते हैं जो जन्म से मृत्यु तक उसके ऊपर पड़ते हैं। बात समझ में आ गई होगी। यूलिच क्या कहते हैं, तीसरे राइटर यहां पर, तीसरे मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं शिक्षा को परिभाषित करते हुए, इन्होंने कहा है, देखिएगा, इन्होंने कहा है साथियों कि शिक्षा व्यक्ति की शिक्षा जो है व्यक्तियों के द्वारा और व्यक्तियों के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। यूलिच क्या कहते हैं कि शिक्षा जो है समाज के द्वारा, समाज के लिए, वो वाली परिभाषा है ना एक, तो जैसे अरस्तु ने बोला था उसी तरह से यूलिच भी यहां पर शिक्षा की परिभाषा देते हैं कि शिक्षा जो है व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों के लिए। यूलिच क्या कहते हैं, शिक्षा व्यक्तियों के लिए है, व्यक्तियों के द्वारा है और व्यक्तियों की है। तो इनमें तीन बातें आई है, शिक्षा व्यक्तियों के द्वारा और व्यक्तियों के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। यह सामाजिक प्रक्रिया है और समाज के संपूर्ण स्वरूप और उसके कार्यों को पृथक नहीं किया जा सकता। बहुत सिंपल सी बात इन्होंने कही है साथियों, बहुत अच्छी तरह से नोट्स लिखे हुए हैं, आप इन्हें नोट कीजिए और मैंने शुरू कर दिए, बहुत जल्दी से हम इसको खत्म भी करेंगे, ठीक है। तो यूलिच ऐसा कहते हैं। अब आगे बात करते हैं यूलिच के बाद में जो महान विद्वान शिक्षा शास्त्री जो है जिनका नाम चलता भी है साथियों, इनकी परिभाषा को भी आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। जॉन डीवी ने जो परिभाषा दी है वो क्या परिभाषा दी है, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है। जॉन डीवी ने क्या कहा, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है। इन्होंने कहा है कि शिक्षा जो है ऐसी शक्तियों का विकास है, व्यक्ति अपने वातावरण पर अपने आप पर नियंत्रण करने की क्षमता प्रकट करता है। तो जॉन डीवी ने कहा है शिक्षा व्यक्ति की उन योग्यताओं का विकास है। शिक्षा जो है व्यक्ति के अंदर जो भी एबिलिटीज है, जो योग्यता है, उसका विकास करने का काम करती है। तो शिक्षा उन योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है, ऐसा जॉन डीवी ने कहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी, ये मोस्ट परिभाषा है, इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद में है डगलस एवं हॉलैंड। डगलस और हॉलैंड की परिभाषा भी बहुत बार पूछी गई है साथियों, तो आप इस परिभाषा को भी याद रखिएगा। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में होने वाले सभी परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता है। शिक्षा, इन्होंने क्या कहा, हॉलैंड और डगलस ने कहा है कि शिक्षा जो है व्यक्ति के जीवन में होने वाले सभी परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता है। यानी कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं उन सभी को अभिव्यक्त करती है। तो यह है शिक्षा, ये इन्होंने कहा डगलस एम हॉलैंड के द्वारा कहा गया है। कोल्सनिक की परिभाषा भी बहुत बार पूछी गई है। कोल्सनिक ने क्या कहा, शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों तथा योग्यताओं का विकास करती है। ये बहुत बढ़िया परिभाषा दी है इन्होंने कहा है कि जो शिक्षा है वो मानव की जन्मजात शक्तियों का विकास
करती है। कौल्सनिक क्या कहते हैं? शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का विकास करती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये मान के चलिए। एक तो जॉन डीवी की परिभाषा, डगलस और हॉलैंड की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है, और कौल्सनिक की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है, ये पूछी जाती है बहुत बार। ठीक है, तो कौल्सनिक क्या कहते हैं कि शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों तथा योग्यताओं का विकास करती है, ये याद रख लीजिएगा। अब महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी जी ने कहा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा, मस्तिष्क के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। गांधी जी ने तीनों का विकास करने की बात कही है। शिक्षा से जो है उसकी आत्मा का विकास होता है, उसके शरीर का विकास होता है, उसके मस्तिष्क का विकास होता है। ऐसा विकास तीनों का करने वाले कौन है? गांधी जी हैं। तो याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। साथ में लिखे हुए नोट्स हैं, इनको टाइपिंग कराता तो टाइम ही लगता साथियों, फोकटी जबरदस्ती वो वाली बात है, तो आप लोग लिखिएगा। आगे बात करते हैं प्लेटो। अब साथियों, शिक्षा की इन तीनों जो शिक्षा शास्त्री हैं इन्होंने परिभाषा दी है। तो प्लेटो क्या कहते हैं? शिक्षा शरीर, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। जो प्लेटो है वो उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा है वो क्या है? शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया शिक्षा को किसने माना है? प्लेटो के द्वारा माना गया है। अरस्तु ने क्या बोला है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण जो करती है वही शिक्षा है। अरस्तु ने क्या कहा? स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ जो है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने वाली जो है वो शिक्षा ही करती है, वो शिक्षा का ही कार्य है। ऐसा कहने वाले कौन है? हमारे अरस्तु भाई साहब है। स्पेंसर ने क्या कहा है कि शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत में समन्वय विस्थापित करना है। इन्होंने कहा कि जो अंतर्निहित शक्तियां हैं और जो बाह्य जगत की शक्तियां हैं, उन दोनों में समन्वय स्थापित करने का कार्य जो है स्पेंसर करते हैं। स्पेंसर साहब ने ऐसा कहा कि अंदर की और बाहर की शक्तियों में साथियों समन्वय करने की जो बात की गई है, बात करेंगे हम इसी के द्वारा कि शिक्षा की प्रकृति। ये अभी तक हमने सारी की सारी परिभाषाएं इनकी पढ़ी है, और अब बात करेंगे शिक्षा की प्रकृति के बारे में। शिक्षा की प्रकृति क्या है? तो शिक्षा की जो प्रकृति है उसके बारे में, उसका स्वभाव कैसा है, उसके बारे में बात करते हैं। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया परिभाषाएं हैं, बहुत अच्छी परिभाषाएं दी गई हैं, आपको ये ध्यान रखनी भी है और याद होनी भी चाहिए। चलिए यहां पर देखिए, एक त्रिध्रुवीय यानी कि ट्राइपोलर त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मानी गई है। शिक्षा को क्या माना गया है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना गया है। इसके अंतर्गत शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है और एक पाठ्यक्रम होता है। शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, इसलिए इसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना गया है। आपस में अंतर क्रिया होती है और इसकी विशेषताएं याद आपको होनी चाहिए। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? देखो, पहली विशेषता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया ही क्या है? शिक्षा है। सबसे मेन बात है, जीवन पर्यंत चलने वाली का नाम ही क्या है? शिक्षा है। दूसरा है एक उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित प्रक्रिया का नाम ही क्या है? शिक्षा है। एक उद्देश्यपूर्ण, आपको पता है आप पढ़ रहे हो, आपका उद्देश्य है कोई ना कोई, तभी तो पढ़ रहे हो। तो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का नाम ही क्या है? शिक्षा है। अगली बात करते हैं, अगली विशेषता है शिक्षा के द्वारा व्यक्ति व समाज दोनों का विकास होता है। बहुत जबरदस्त बात है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति और समाज का क्या होता है? विकास होता है, ये शिक्षा है। आगे बात करते हैं फोर्थ नंबर पर, शिक्षा के द्वारा संतुलित विकास को दिशा प्राप्त होती है। विकास हुआ, फिर संतुलित विकास की ओर हम आगे बढ़े धीरे धीरे धीरे, और उसे हमें एक दिशा दिखाने वाली जो बात है वो शिक्षा के द्वारा ही होती है। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब बात करेंगे हम लोग शिक्षा के उद्देश्य की ओर। तो शिक्षा का उद्देश्य ये रहा साहब। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पढ़ो यहां पर, शिक्षा के उद्देश्य। जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो क्या क्या है? शिक्षा हम क्यों ग्रहण करते हैं, ये उद्देश्य है। तो देखो यहां पर क्या है। पहला उद्देश्य है ज्ञान प्रदान करना।
ज्ञान प्रदान करना, ये शिक्षा का पहला उद्देश्य है। इसमें क्या है, बौद्धिक विकास के लिए ज्ञान आवश्यक है। दूसरा उद्देश्य क्या है, व्यवसाय चुनने का उद्देश्य हमें शिक्षा से प्राप्त होता है। व्यक्तित्व का संतुलित विकास होता है, ये शिक्षा का उद्देश्य है। पूर्व जन्म का उद्देश्य क्या है साथियों, इन्होंने कहा है यह उद्देश्य स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो पूर्व जन्म की बात जो की गई है, यानी कि पूर्ण जीवन, पूर्व जन्म नहीं, पूर्ण जीवन की जो बात है, यह उद्देश्य किसने दिया है, स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। पूर्ण जीवन के अंतर्गत 5 क्रियाएं सम्मिलित की गई हैं। अब कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो पूर्ण जीवन में हम लोग यूज करते हैं या पूर्ण जीवन को जीने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है, वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, एक बार उनको देख लीजिए। स्पेंसर ने इन 5 क्रियाओं को पूर्ण जीवन के लिए बताया है, जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्रिया है आत्म संरक्षण होना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही व्यवसाय का चुनाव हमें करना है। तीसरी बात कही है अपने घर के महत्वपूर्ण सदस्य हमें होना चाहिए। फिर यहां पर अगली बात है समाज में अपना योगदान देना तथा खाली समय को बेहतर प्रयोग करना चाहिए। ऐसा ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये 5 प्रक्रियाएं जो है स्पेंसर के द्वारा हमें बताई गई है उद्देश्य के रूप में। एक बार फिर बता देता हूं, पूर्ण जीवन के लिए 5 क्रियाएं सम्मिलित की है स्पेंसर ने। कौन कौन सी क्रिया, आत्म संरक्षण, दूसरा है व्यवसाय का चुनाव, तीसरा है अपने घर के महत्वपूर्ण सदस्य होना, चौथा है समाज में अपना योगदान तथा खाली समय को बेहतर प्रयोग करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। ये कौन कहने वाले हैं, स्पेंसर कहने वाले हैं। आगे बात करेंगे साथियों। अब ये तो सारी बातें हो गई ज्ञान प्रदान करना। चरित्र निर्माण करना शिक्षा का उद्देश्य है, ऐसा कहने वाले कौन है। चरित्र निर्माण करना भी शिक्षा का उद्देश्य होता है। जॉन डीवी ने इसको महत्वपूर्ण माना है। तो चरित्र निर्माण करना शिक्षा का उद्देश्य है, इसको महत्वपूर्ण मानने वाले कौन है, जॉन डीवी है। व्यक्तित्व का उद्देश्य होता है शिक्षा के प्राप्त होता है। स्वयं का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। और सामाजिक उद्देश्य समाज के लोगों का जागरूक करना, समाज के लोगों को आगे बढ़ाना, समाज के लोगों को सोचना, समाज के लोगों के लिए काम करना, यह भी एक शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए इतने सारे उद्देश्य हमें याद होने चाहिए। ये नॉर्मल बातें हैं, जब आप पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी चीजें। चले आगे बढ़ते हैं साथियों। यहां पर इसी क्रम में अब आता है मनोविज्ञान का अर्थ। तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, यह भी आप लोगों को समझना है। मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, चलिए बात करते हैं। प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। प्रारंभ में जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र की क्या रहा, एक शाखा के रूप में माना था, परंतु बाद में ये स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सामने आया है। प्रारंभ में तो ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में था, बाद में ये स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सामने रहा है। तो इसमें सबसे पहले एबिंगहास हमें क्या बोलते हैं। एबिंगहास ने कहा है कि मनोविज्ञान का भूतकाल अत्यंत लंबा है परंतु इतिहास काफी छोटा है। भूतकाल को लंबा बताने वाले और इतिहास को छोटा बताने वाले जो मनोविज्ञान की बात करते हैं वो एबिंगहास है। तो ये याद रखना साथियों कि मनोविज्ञान का भूतकाल अत्यंत लंबा है परंतु इतिहास काफी छोटा है। ये किसने कहा, एबिंगहास के द्वारा कहा है। साथियों नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट हम लोग कोर्स पूरा करेंगे, ठीक है। रेट प्री और रेट मेन दोनों में काम आएगी ये चीजें। आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षा की उत्पत्ति साथियों गेरिट ने क्या बताया के अनुसार, यानी कि उत्पत्ति किसके अनुसार, गेरिट के अनुसार। साइकोलॉजी जो है ग्रीक भाषा यानी कि यूनानी के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। साइकी प्लस लोगस से बना है। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन या स्टडी करना। समझ में आ रही होगी बातें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। देखो यानी हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि जो है स्टडी ऑफ द सोल यानी कि आत्मा का अध्ययन, यही साइकोलॉजी है। आत्मा का अध्ययन, पहली बात की जाती है आत्मा का अध्ययन, यानी कि जो आत्मा का अध्ययन है या आत्मा का जो विज्ञान है वो 16वीं शताब्दी की बात है। याद रखना, ये क्रम से याद होने चाहिए।
पहले मनोविज्ञान को किस रूप में पढ़ा गया? आत्मा का अध्ययन के रूप में, आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को सबसे पहले पढ़ा गया है। तो आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान ये करने वाली बात है 16वीं शताब्दी की बात है। और इसके जो मुख्य ग्रीक दार्शनिक जो समर्थक थे कि साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का अध्ययन है, इसका समर्थन करने वाले कौन कौन थे वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन थे? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते और डेमोक्रिटस। क्या कौन कौन थे? डेमोक्रिटस। याद रखना साथियों, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते और डेमोक्रिटस। इन्होंने जो है आत्मा का अध्ययन, मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन बताया और इसका समर्थन इन्होंने किया है। आगे बात करते हैं, लेकिन आत्मा की व्याख्या नहीं हो सकती तो रंग रूप आकार इसके नहीं प्राप्त हो सकते, इसका मतलब इसको भी इन्होंने खारिज कर दिया। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया कि भैया जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का अध्ययन नहीं है। तो ये बात कब की है? 16वीं शताब्दी की बात है साथियों। पढ़ें आगे। तो नंबर 2 पे आत्मा के अध्ययन के बाद में नंबर 2 पे किसकी बात की जाती है? नंबर 2 पे बात की जाती है यहां पर देखो मन के अध्ययन के रूप में, मन के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान की बात की जाती है। पहले 16वीं शताब्दी की बात थी, अब 17वीं शताब्दी की बात आती है। तो 17वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान है उसको मन के अध्ययन के रूप में पढ़ा गया। तो इन्होंने इटली के दार्शनिक पोम्पोलोजी ने इसे मुख्य रूप से मस्तिष्क या मन का अध्ययन करने वाला बताया। जो पोम्पोलोजी थे साथियों, उन्होंने मस्तिष्क या मन का अध्ययन करने वाला बताया। किसको? मनोविज्ञान को। और इसका समर्थन करने वाले कौन थे? इसका समर्थन करने वाले कौन कौन थे? जॉन लॉक और थॉमस रीड, बर्कले और लाइबनिज़ और कांट। ये सारे के सारे जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने मन या मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान को कहा है। और इसका समर्थन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे जॉन लॉक, थॉमस रीड, बर्कले और लाइबनिज़ और कांट। ये आपको पता होने चाहिए, लिख लेना साथियों। लेकिन फिर मन की व्याख्या अस्पष्ट है, इसलिए इसको भी खारिज कर दिया गया। और आगे फिर ये बात आती है किस रूप में? 2 बातें हो गई, ठीक है। फिर आगे बात करी इन्होंने, अब जो है शिक्षा यानी कि मनोविज्ञान को किस रूप में माना गया? चेतना के विज्ञान के रूप में माना गया। जो मनोविज्ञान है उसे इन्होंने चेतना के विज्ञान के रूप में जानने की कोशिश करी है। दिख रहा है क्या? हाँ तो साथियों दिख गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो, अब चेतना के विज्ञान के रूप में बात करी है तो जो चेतना का विज्ञान है उसमें क्या है? यानी कि साइकोलॉजी एज द साइंस कंसिस्टेंस, यानी कि 19वीं शताब्दी की बात, यानी कि 19वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान है उसको चेतना के विज्ञान के रूप में रखा है। तो इन्होंने कौन थे? विलियम जेम्स और जेम्स सली, विलियम हेमहुंट वाइट्स, ठीक है। तो ये साथियों क्या मानते हैं? चेतना का विज्ञान मानते हैं मनोविज्ञान को। आगे बात करते हैं, मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है, लेकिन चेतन मन के अलावा अचेतन, अर्धचेतन ये सभी तो हैं। तो इसकी आलोचना हो गई भाई साहब। आलोचना इसलिए हो गई, चेतन मन 1/10 बाकी अचेतन मन होता है, तो इसलिए इसकी आलोचना कर दी गई। विलियम जेम्स ने चेतना का विज्ञान कहा सबसे पहले, लेकिन साथियों विलियम हुंट, वाइवस और जेम्स सली इन सभी ने समर्थन भी किया, लेकिन ये चला नहीं। और बाद में जो है मनोविज्ञान को फिर हम लोग किस रूप में पढ़ना शुरू कर दिया? हमने व्यवहार का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को पढ़ना हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो व्यवहार के विज्ञान में 20वीं शताब्दी की बात आती है। आरंभ में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। वाटसन ने जो है साथियों व्यवहार को प्रचलित किया था 1913 में, और इसका समर्थन करने वाले मैकडूगल और विल्सबरी रहे हैं। तो मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है, और इस रूप में ही सबसे मेन परिभाषित हमारे सामने होकर के आती है मनोविज्ञान, और इसको समर्थन करने वाले मैकडूगल और फिल्सबरी रहे हैं। सर्वप्रथम साथियों मैकडूगल ने 1905 में इसका उल्लेख किया और मनोविज्ञान को जीवित प्राणियों के आचरण के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित भी किया।
मनोविज्ञान को परिभाषित करने वाले सबसे पहले मैकडूगल रहे। उन्होंने जीवित प्राणियों के लिए इसको परिभाषित सबसे पहले किया था साथियों। चले आगे बात करते हैं। इसी क्रम में 1908 में अपनी पुस्तक, मैकडूगल ने 1908 में अपनी पुस्तक 1908 में लिखी अपनी पुस्तक सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय। सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय जो पुस्तक लिखने वाले 1908 में कौन थे? वो मैकडूगल ही थे। ने व्यवहार शब्द का उल्लेख उसमें सबसे पहले किया था। बाद में आते हैं पिल्सबरी, जिन्होंने समर्थन किया था। 1911 में बुक इनकी इजेनेस ऑफ साइकोलॉजी, क्या लिखा है इन्होंने? एजेनेसन साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान की ये परिभाषा दी। मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानी जाती है और ये परिभाषा पिल्सबरी की रही है। मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। किसकी? पिल्सबरी ने ये परिभाषित हमें किया है। वाटसन ने क्या कहा? वाटसन ने कहा कि जो मनोविज्ञान है व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। व्यवहार का निश्चित विज्ञान, मनोविज्ञान को मानने वाले कौन थे? वाटसन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट्स लिखने हैं और पढ़ने हैं। आगे बात करते हैं साथियों। अब वुडवर्थ ने क्या कहा मनोविज्ञान के लिए? वुडवर्थ भाई साहब क्या कहते हैं? देखो, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? वातावरण के संबंध में, मनोविज्ञान जो है वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। जो वातावरण है उसमें व्यक्ति की क्रियाएं क्या क्या होती हैं, ये वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले कौन थे? वो साथियों वुडवर्थ थे। अब स्किनर क्या कहते हैं? मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों के प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों के प्राणियों की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रक्रियाओं यानी कि व्यवहार का तात्पर्य प्राणी की सभी प्रकार की गतिविधियों का, समायोजनाएं, क्रियाएं, इन अभिव्यक्ति सभी का जो है मनोविज्ञान क्या करता है? अध्ययन करता है। ऐसा मानने वाले कौन थे? स्किनर थे। अब सबसे फेमस परिभाषा आ जाती है वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने क्या कहा कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन और मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट वुडवर्थ की परिभाषा है, याद रखना। पहले उसने क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, इस तरह की परिभाषा है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान ने क्या किया? आत्मा का त्याग किया, फिर मन और मस्तिष्क का त्याग किया साथियों, और उसके बाद में फिर इन्होंने उसके बाद चेतना का त्याग किया, और अब जो है ये व्यवहार की विधि के रूप में स्वीकार की गई है मनोविज्ञान। ठीक है साथियों, तो ये मनोविज्ञान की परिभाषाएं हमें देखने को मिलती है। आगे देखिए, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है मनोविज्ञान के लिए। मनोविज्ञान सब प्रकार की ज्ञानात्मक क्रियाओं जैसे स्मरण, कल्पना, संवेदना आदि की क्रियाओं का जो है एक, जैसे रोना, हंसना, क्रुद्ध होना, गुस्सा होना आदि और क्रियाओं जैसे बोलना, चलना, फिरना आदि का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान में सबका अध्ययन किया जाता है। कुल मिला के बात ये है। अब मनोविज्ञान से जो महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने निकल करके आए, जो हमें याद रखने ही हैं, वो क्या क्या है वो भी देख लीजिए आप। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं साथियों। मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो किसको माना गया है? मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना गया है। आदि जनक भी अरस्तु को माना गया है। और मनोविज्ञान जो शब्द है सर्वप्रथम रुडोल्फ गोइकले ने 1590 में दिया था, और इनकी पुस्तक थी साइकोलॉजिया। इनकी पुस्तक क्या थी? साइकोलॉजिया थी साथियों। तो मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? रुडोल्फ गोइकले ने दिया, और इनकी पुस्तक थी साइकोलॉजिया। याद हो जाएगी, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब आगे क्या क्या बातें आती है। मनोविज्ञान की परिभाषाएं आती हैं, और यहाँ साथियों हम लोग इसे करेंगे अगले वीडियो में, मनोविज्ञान की परिभाषाओं को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।